हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एसएससी स्टेनो 2025 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। टोटल इसमें 83 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने आपको पार्ट 1 में 42 क्वेश्चन करवाए हैं। बाकी के जो 41 क्वेश्चन हैं वो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसी वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले आप इसका पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद ही आप इसका पार्ट 2 देख सकते हैं, क्योंकि तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर इस क्लास को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। कल हमने पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल इंटरप्रेटर होता है वो होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ से हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं उसको एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है आर्टिकल 214। इसमें दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए हर स्टेट में, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके नेक्स्ट आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 215 में ये कहा गया है हाई कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि इनके जो भी जजमेंट्स वगैरह हैं वो सुरक्षित रखे जाएंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर उसी के तरीके से कोई केस आता है तो उसका रेफरेंस लिया जा सके। आर्टिकल 216 में हाई कोर्ट्स के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि इनका कंपोजिशन यानी संगठन क्या होगा, यहाँ पे कौन कौन से लोग होंगे। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस होंगे और बाकी अदर जजेस यहाँ पर काम करते हैं। आर्टिकल 217 में बताया गया है कि इन जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और उनको अपॉइंट करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, तो आंसर मार्क करिएगा प्रेसिडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि सेंटर में जो काम प्रेसिडेंट का है स्टेट में वही काम गवर्नर का होता है। ये बात तो सही है, लेकिन हर जगह पे ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जब प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं और उस स्टेट के गवर्नर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगला यहाँ पे है आर्टिकल 218 एप्लीकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोविज़न टू हाई कोर्ट। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं पर वो हाई कोर्ट पर भी अप्लाई होते हैं। तो ऐसा कौन सा प्रोविज़न है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस जो होता है वही सेम प्रोसेस हाई कोर्ट में भी अप्लाई होता है, ताकि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस बना रहे और जो भी जजेस हैं उनको सिमिलर प्रोसेस से रिमूव किया जा सके। आर्टिकल 220 में दिया गया है रिस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस। किसी भी हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं वो उन कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर सकते जहां पर उन्होंने सर्व किया है। इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या फिर कहीं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जिसमें उन्होंने सर्व किया है वहां पे वो फिर से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 221। यहाँ पे जजेस की सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 222 में ट्रांसफ़र ऑफ जजेस से रिलेटेड प्रोविज़न दिए गए हैं। यहाँ से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अगर जज को ट्रांसफ़र करना है तो वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। इसका आर्टिकल बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 124 से ये स्टार्ट होता है और उसमें बात की गई है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 124 से ये स्टार्ट हुआ है। इसके नेक्स्ट आर्टिकल में इनके सैलरी और अलाउंसेस के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 126 में
अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 127 में एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में चीज़ें दी गई हैं। एडहॉक जजेस जो होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। अगर किसी भी केस में कोरम पूरा नहीं है, यानी जितने जज चाहिए उतने लोग नहीं हैं, तो कोरम पूरा करने के लिए टेम्पोरेरी रूप से उनको बुला लिया जाता है। यहाँ से आपको ये दोनों आर्टिकल ध्यान रखना है। और इसके अलावा आर्टिकल 129 से बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। पिछले साल ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 129। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का ये मतलब होता है कि इनके जजमेंट्स को सुरक्षित रखा जाएगा। अगर फ्यूचर में कुछ रेफरेंस लेना है तो वो यहाँ से ले सकते हैं। आर्टिकल 130 में इनके सीट के बारे में बताया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर होगा। आर्टिकल 131 में इनका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है ऐसे केसेस जिनको केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सुना जा सकता है। आर्टिकल 132 में अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन आता है, यानी कि अगर हाई कोर्ट ने किसी केस में अपील की है इनसे, तो यहाँ पे अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होगा आर्टिकल 132 में। आर्टिकल 133 में भी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन आता है, लेकिन यहाँ पे सिविल मैटर का अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होगा। आर्टिकल 134 में यहाँ पे भी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में। तो अलग अलग मैटर्स के लिए यहाँ पे ये चीज़ें अलग अलग हैं। इसके अलावा आपको यहाँ से ये कुछ आर्टिकल्स ध्यान रखने हैं। आर्टिकल 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी ये अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं। अगर इनके ज्यूरिसडिक्शन को और भी बढ़ाना है तो ये आर्टिकल 138 में लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 141, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर किसी लॉ को डिक्लेयर किया गया है तो वो सभी कोर्ट को मानना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप ये वाला आर्टिकल भी ध्यान रख सकते हैं, आर्टिकल 147 इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। तो ये इतने कुछ आर्टिकल हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद यहाँ पे हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिफरेंस क्या है। सुप्रीम कोर्ट जो है ये प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ जस्टिस है पूरे कंट्री के लिए, और हाई कोर्ट जो है ये हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होता है स्टेट के लिए। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड होते हैं, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट। सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है पूरे कंट्री के लिए। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कंट्रोल। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है इनका कंट्रोल सभी लॉ कोर्ट और सभी ट्रिब्यूनल पे होता है जो कि इस कंट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं। वहीं पर ये जो हाई कोर्ट है इनका जो सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल होता है वो केवल इनके ज्यूरिसडिक्शन एरिया तक होगा, जो कि प्रोबेबली एक स्टेट तक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हाई कोर्ट के यहाँ पे जो जज होते हैं इनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर का कंसल्ट ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे रिटायरमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट का एज होता है 65 ईयर्स और हाई कोर्ट का होता है 62 ईयर्स। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज किसी भी कोर्ट में अपने रिटायरमेंट के बाद अपीयर नहीं हो सकते। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी रिटायर्ड जज होते हैं ये हाई कोर्ट से बिलो लेवल के कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते। नेक्स्ट यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लोकपाल अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि लोकपाल का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है
लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, द लोकपाल इज मैंडेटेड टू प्रोवाइड द प्रेसिडेंट विथ एन एनुअल रिपोर्ट which will be laid before both houses of the parliament। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोकपाल जो होते हैं ये अपना एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, बाद में ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने भी रखा जाता है। यहाँ पे अगर हम लोकपाल और लोकायुक्त की बात करें तो ये स्टैचुरी बॉडी है इंडिया में, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पे भी। इनका काम क्या होता है, तो ये एंटी करप्शन बॉडीज़ हैं, करप्शन को देखने का ये काम करते हैं। इनको ओम्बड्समैन भी कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो बॉडीज़ हैं लोकपाल और लोकायुक्त, इनको कब इस्टेब्लिश किया गया, तो 2013 में इस्टेब्लिश किया गया। और ये जो हाई रैंकिंग पब्लिक ऑफिशियल होते हैं उनके खिलाफ जो करप्शन के एलिगेशन हैं उनको देखने का काम इनका होता है। लोकपाल जो हैं ये सेंट्रल लेवल पे केसेस को डील करेंगे, लोकायुक्त जो होते हैं ये स्टेट लेवल पे सभी चीज़ों को डील करते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ से ये भी याद रखना है, ये जो ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले इंडियाज़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने 1960s के टाइम पर ही रिकमेंड कर दिया था। और ये जो लोकपाल और लोकायुक्त टर्म है इसको क्वाइन किया था LM सिंघवी ने, तो ये भी वन लाइनर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंडर भारतीय न्याय संहिता व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता के अनुसार मॉब लिंचिंग के लिए क्या पनिशमेंट दी जाती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मॉब लिंचिंग होता क्या है। तो मॉब लिंचिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी पर्सन या फिर किसी भी ग्रुप को बिना फॉर्मल ट्रायल के मार दिया, यानी कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपको लगा कि कोई क्राइम करके भाग रहा है तो बिना ट्रायल के आसपास की भीड़ इकट्ठा होके अगर उसको किल कर दे तो इसको हम मॉब लिंचिंग कहते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग के लिए कौन सी पनिशमेंट दी जाती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनाल्टी, यानी यहाँ पे उम्र कैद या फिर मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट in the context of constitutional interpretation and judicial doctrine। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और जुडिशियल डॉक्ट्रिन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है आर्टिकल 368 में, तो ये बिल्कुल गलत होगा। बेसिक स्ट्रक्चर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जुडिशरी जो है ये स्पिरिट बेस्ड इंटरप्रिटेशन के आइडिया को रिजेक्ट करती है और स्ट्रिक्टली रिटन टेक्स्ट को फॉलो करते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को इंटरप्रेट करता है तो वहाँ पे केवल रिटन टेक्स्ट को ही फॉलो नहीं किया जाता। अगला यहाँ पे ऑप्शन है, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वॉज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था केशवानंद भारती केस से, आपको याद भी होगा 1973 में हमने इम्पॉर्टेंट केसेस पढ़े थे। हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इसी वजह से लाया गया कि कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते करते उसका पूरा का पूरा जो वैल्यू सिस्टम है उसको ना बदल दें। तो इसी में कहा गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका कुछ फंडामेंटल फीचर हैं
उसको आप कभी भी चेंज नहीं करेंगे। इसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द राइट टू एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था। इसके द्वारा यहाँ पे आर्टिकल 21 क्लॉज ए जोड़ा गया, जिससे कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 64 to 71 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। अब ये क्वेश्चन भी टफ है, क्योंकि इसके लिए भारतीय न्याय संहिता वगैरह पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता में जो सेक्शन 64 से लेके 71 तक के हैं, उनमें जो ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस हैं, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दीज ऑफेंसेस शैल एज फार एज प्रैक्टिसेबल be tried by a court presided over by a woman। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, सेक्शन 64 से 71 तक के जो भी यहाँ पे सेक्शन हैं, उसमें वो ऑफेंसेस दिए गए हैं जो मोस्टली विमेंस के द्वारा फेस किए जाते हैं, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट है या फिर रेप केसेस वगैरह है। तो इससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि हो सके तो इन ऑफेंसेस का ट्रायल उस कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए जिसको वुमेन प्रिजाइड कर रही हों, क्योंकि अगर ये उसको प्रिजाइड करेंगी तो अच्छी तरीके से समझ पाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एंटिटीज आर एलिजिबल टू रजिस्टर अंडर दी FCRA। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी एंटिटीज़ FCRA के अंतर्गत रजिस्टर होने के लायक हैं या फिर एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि FCRA का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, FCRA को 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया। यहाँ पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, यानी कि फॉरेन से अगर किसी भी ट्रस्ट या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा डोनेशन दिए जा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा उनको फंडिंग दी जा रही है, तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये सभी लोग इतना कंट्रीब्यूशन क्यों कर रहे हैं। कई बार ये सभी फंडिंग होती हैं इंडिया को तोड़ने के लिए, तो इस वजह से इन डोनेशन को, इन फंडिंग को रोकना ज़रूरी है। इस वजह से इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि FCRA के अंतर्गत कौन सी एंटिटीज़ रजिस्टर हो सकती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सेक्शन 8 में जो कंपनीज़ हैं, ट्रस्ट हैं और सोसाइटीज़ हैं, ये इसमें रजिस्टर हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन, Who was the chairman of the advisory committee on fundamental rights, minorities and tribal and excluded areas in the Constituent Assembly? तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी कमेटी थे, मेजर और माइनर, उनके हेड कौन थे, ये सब हमने पहले पार्ट में समझ लिया है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स की, इसके अलावा माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ की, इसके चेयरमैन कौन थे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 50, मैच द फॉलोइंग स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद देयर रिस्पेक्टिव फीचर।
तो यहाँ पे स्केड्यूल दिया गया है और यहाँ पे फीचर दिया गया है, आपको ये मैच कराना है। कल के वीडियो में भी हमने पढ़ा था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, वहाँ पे हमने सभी स्केड्यूल्स को समझा है। यहाँ पे है फर्स्ट स्केड्यूल। फर्स्ट स्केड्यूल में हम टेरिटरीज़ की बात करते हैं, तो इसको आप मैच कराएंगे डी वाले से। नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड दियर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, ये आता है फर्स्ट स्केड्यूल में। थर्ड स्केड्यूल की अगर हम बात करें तो टीयर से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो थर्ड में ओथ एंड अफर्मेशन आता है, तो इसको आप मैच कराएंगे बी वाले ऑप्शन से, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। नेक्स्ट यहाँ पे है फिफ्थ स्केड्यूल, तो फिफ्थ स्केड्यूल में आप इसको मैच कराएंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज़। यहाँ पे स्केड्यूल्ड एरियाज़ आते हैं। जब यहाँ पे सिक्स्थ स्केड्यूल आएगा तो यहाँ पे अदर स्केड्यूल्स एरिया आते हैं, जिसमें हमने एटीएम स्क्वायर डिस्कस किया था, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मणिपुर नहीं आता। इसके बाद यहाँ पे है सेवन्थ स्केड्यूल, जहाँ पे हमें 3 लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इसको आप ए से मैच कराएंगे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इमोलुमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स आर गवर्नड अंडर विच स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इमोलुमेंट्स होते हैं, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स के, ये भारतीय संविधान के किस स्केड्यूल में आते हैं? तो ये सेकंड में आते हैं। ई का मतलब होता है इमोलुमेंट्स। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द ट्रायल ऑफ ए केस अंडर द पॉक्सो एक्ट। तो कल की वीडियो में हमने पॉक्सो एक्ट भी पढ़ा था। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट में जो ट्रायल होता है किसी भी केस का, उसके लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है, यानी कि ट्रायल कितने टाइम में पूरी हो जानी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 ईयर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। पॉक्सो का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसको 2012 में लाया गया था। ये चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, पॉक्सो एक्ट द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसको 2012 में लाया गया। 2019 में भी इसको अमेंड किया गया था और इसमें 18 ईयर्स के कम एज वाले जो भी चिल्ड्रन हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे सेक्सुअल ऑफेंसेस को डील किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच डिस्क्रिशनरी पावर अलाउज ए गवर्नर टू रिजर्व ए बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गवर्नर के द्वारा अगर कोई भी बिल रिजर्व किया जाता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तो कौन सा डिस्क्रिशनरी पावर ये अलाउ करता है। गवर्नर के बारे में भी हमने पार्ट 1 में कवर किया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, टू रिजर्व ए बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। ये आता है आर्टिकल 200 में। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा हाई कोर्ट ऐसा है जिनका क्षेत्राधिकार एक से ज़्यादा स्टेट पर है। अब यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा, कई बार ऐसे हाई कोर्ट होते हैं जो कि अपने आसपास के एरिया को भी कवर करते हैं, क्योंकि अगर छोटे छोटे एरियाज़ हैं तो उनके लिए अलग से हाई कोर्ट नहीं बनाए जाते। जैसे कि कुछ यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे आसपास के जो स्टेट हैं वहाँ के हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गुवाहाटी हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी कवर करता है।
यानी इन सभी के लिए ये एक कॉमन हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच लिस्ट अलाउज बोथ सेंटर एंड स्टेट टू लेजिस्लेट ऑन द सेम सब्जेक्ट। यहाँ पे कहने की कौन सा लिस्ट है जो ये अलाउ करता है कि सेंटर और स्टेट सेम सब्जेक्ट पे लॉ बना सके। सेम सब्जेक्ट का मतलब क्या है, कॉमन। तो मैंने आपको बताया था कि 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट पे केवल सेंटर गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, इसके अलावा स्टेट लिस्ट पे केवल स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। लेकिन जो कंकरेंट लिस्ट हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, इसमें ये कहा गया है कि इस पे सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। इसके बाद फिर लिस्ट से ही क्वेश्चन पूछा गया है, रीड द बिलो स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंकरेंट लिस्ट में जो भी लॉज आते हैं उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट पढ़िए, कौन सा करेक्ट है ये बताइए। पहला यहाँ पे है, यूनियन लॉ ओवर राइट्स स्टेट लॉ इन कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि अगर कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे यूनियन और स्टेट दोनों ने लॉ बना दिया और कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट का लॉ वैलिड होगा, यानी स्टेट लॉ यहाँ पर नहीं चलेगा। सेकंड यहाँ पे है, स्टेट लॉ कैन प्रिवेल इफ रिजर्व्ड एंड असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी स्टेट का लॉ भी चल सकता है उस स्टेट में अगर उसको रिजर्व और असेंट कर दिया जाए, यानी सहमति दे दी जाए प्रेसिडेंट के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। जनरली इतना डिटेल में चीज़ें हम नहीं करते, लेकिन अब और भी ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding implementation challenge of UCC is most accurate in the context of judicial interpretations and recent state level developments। सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें कौन से चैलेंजेस हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है, UCC is enforceable only when ratified by all religious communities। तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कह रहे हैं कि UCC तभी इन्फोर्स किया जाएगा जब उसको सभी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के द्वारा रेटिफाई कर दिया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे है, द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड UCC फॉर ऑल रिलीजन्स टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। तो ये भी बिल्कुल गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ यूनिफॉर्मली डिक्लेयर्ड UCC एज मैंडेटरी अक्रॉस स्टेट। ये भी गलत है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन गोवा एंड उत्तराखंड थ्रू दियर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। UCC जो है ये गोवा और उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर रिफॉर्म डज भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिंग। यहाँ पे कहने कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने कौन सा सुधार लाया है। यहाँ पे कहने कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फंडामेंटल राइट्स, यानी कि नए फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस किया है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कह रहे कि एबॉलिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी इसने सुप्रीम कोर्ट को ही एबॉलिश कर दिया। तो ये भी गलत है। रिमूविंग ऑल एग्जिस्टिंग लॉज, यानी कि जितने लॉ यहाँ पे बने हुए थे उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया है। तो ये तीनों अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए, डिजिटाइजेशन ऑफ एविडेंस, यानी कि जो भी सबूत होते हैं उनका डिजिटाइजेशन इसमें किया जा रहा है। ये इसका मेजर रिफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, किशोर मकवाना अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ NCSC इज सिग्निफिकेंट इन विच इवैल्यूएटिव कॉन्टेक्स्ट। यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट के जो चेयरमैन हैं किशोर मकवाना, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है
तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में। ये है नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट। तो ये सोशल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एससी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन सदर्न इंडिया से रिलेटेड नहीं है, कास्ट सेंसस की लीडरशिप से ये रिलेटेड नहीं है। यहाँ से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, एनसीएससी को इस्टेब्लिश किया गया था 2004 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इन द ऑर्डर दे आर लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट्स को वैसे ही अरेंज करना है जिस तरीके से हमारे संविधान में इसको अरेंज किया गया है। यहाँ पे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वलिटी। तो सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी आता है आर्टिकल 14 से 18 तक। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी है, उसके बाद यहाँ पर राइट टू फ्रीडम, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड यहाँ पे लास्ट में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। यहाँ से अब हम आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं, जिनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है, इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। इसके बाद यहाँ पे आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाया गया है जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक इसको बताया गया है। आर्टिकल 14 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी समान हैं। आर्टिकल 15 में यहाँ पे बात की गई है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, यानी कि रोजगार में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 में है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत वगैरह होता है इसको अंत करना है, ऐसा लिखा है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 जो है यहाँ पे है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 से 22 तक आएगा। आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स की बात की गई है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन, कोऑपरेटिव, रेजाइड, मूव एंड प्रोफेशन। आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसके कन्विक्शन से रिलेटेड यहाँ पे प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 एंड 21 को इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21A की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राइट टू एजुकेशन आता है, जो कि फंडामेंटल राइट बना दिया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी किसी को अरेस्ट किया गया है या फिर डिटेन किया गया है तो उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रोविज़न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 आर्टिकल आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पे है आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर,
यानी मानव तस्करी नहीं की जाएगी और उनसे फोर्स्ड लेबर नहीं कराया जाएगा। ये आर्टिकल 23 में दिया गया है। अगर हम आर्टिकल 24 की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी चिल्ड्रन हैं उनको आप किसी भी फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करा सकते। अगला यहाँ पे है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी रिलीजन चाहें अपना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 27 में है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। आर्टिकल 28 में लिखा गया है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 28 में ये कहा गया है कि जो भी स्टेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। पिछली बार एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट किस आर्टिकल में आते हैं। तो आर्टिकल आप ध्यान रखेंगे 29 एंड 30। आपसे पूछा जाए अगर कि 29 में क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पे है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 30 में लिखा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो भी माइनॉरिटीज़ हैं इनको ये अधिकार दे दिया गया कि ये अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 32 आता है जहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, जिसको कि BR अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ये चीज़ भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को कहा था। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 32। यहाँ पे 5 रिट इशू किए जाते हैं जिसके द्वारा फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर यहाँ पे हम 5 रिट्स की बात करें तो उसमें है हेबिस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी ऑफ। अगर किसी को अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया है तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। सेकंड यहाँ पे आता है मंडामस, इसका मतलब होता है वी कमांड। ये तब इशू किया जाता है जब कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी ना कर रहा हो तो उसको कमांड देने की वजह से इसको इशू करते हैं। थर्ड यहाँ पे होता है सर्शियोरारी, जिसका मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड ऑफ। अगर किसी लोअर कोर्ट ने अपने ज्यूरिसडिक्शन एरिया से बाहर जाकर कोई ऑर्डर पास किया है, कोई जजमेंट सुनाया है, तो उसको क्वैश करने के लिए यानी कि उस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए सर्शियोरारी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है प्रोहिबिशन। अगर कोई भी लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर के केसेस को सुन रहा है या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, उसको रोकने के लिए प्रोहिबिशन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर कोई ऑर्डर पास कर दिया तो उसको कैंसिल करने के लिए सर्शियोरारी का यूज़ करते हैं। फिफ्थ यहाँ पे आता है क्यूवो वारंटो, जिसका मीनिंग होता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी या फिर बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ। अगर किसी ने किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया है जो कि उसका नहीं है, तब यहाँ पे क्यूवो वारंटो यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग स्कीम एंड इट्स इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि ये जो स्कीम है और उसको इम्प्लीमेंट करने वाली यहाँ पे मिनिस्ट्री दी गई है, इसमें जो करेक्टली मैच है वो आपको बताना है। पहला यहाँ पे है PM जनमान स्कीम, यहाँ पे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे है समर्थ स्कीम,
इसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये इनका एक इनिशिएटिव है, तो ये यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। मिशन शक्ति की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है। पीएम मित्र स्कीम जो है ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि पीएम जनमान स्कीम है क्या। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिससे कि 75 पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है इनका सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। ये विकास होगा कैसे? तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको बेसिक सर्विस प्रोवाइड करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पे इम्प्रूव करना। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसने लॉन्च किया, तो इसको प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको जनजातीय गौरव दिवस के दिन लॉन्च किया गया था 15 नवंबर 2023 में कुंती डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन रिलेशन टू द इन्फोर्समेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। तो इससे रिलेटेड चीज़ें भी हमने कवर की। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंट रूल का जो इन्फोर्समेंट होता है इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट रूल को प्राइम मिनिस्टर के कंसेंट से इनडेफिनेटली एक्सटेंड किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रेसिडेंट कैन नॉट इम्पोज प्रेसिडेंट रूल अनलेस सुप्रीम कोर्ट परमिट्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है ये प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट उनको अलाउ ना करे, तो ये भी गलत है। प्रेसिडेंट रूल कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट पार्लियामेंट्स अप्रूवल, तो ये भी गलत है। पार्लियामेंट जब मेजॉरिटी से इसको पास करती है तभी प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। द गवर्नर्स रिकमेंडेशन कैन लीड टू डिसमिसल ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट इवन इफ इट एंजॉयज अ मेजॉरिटी। यानी अगर किसी भी स्टेट में मेजॉरिटी की पार्टी की सरकार बनी है फिर भी गवर्नर के रिकमेंडेशन पे वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा सकता है। यही प्रेसिडेंट रूल होता है। ये तब किया जाता है जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई हो। अगला यहाँ पे देखते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज क्वासी फेडरल और फेडरल इन फॉर्म यूनिटरी इन स्पिरिट प्राइमरली ड्यू टू विच कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान को अक्सर हम क्वासी फेडरल या फिर फेडरल इन फॉर्म यूनिटरी इन स्पिरिट से डिस्क्राइब करते हैं। किस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से? एक चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे पावर की शेयरिंग हो, 2 लेवल की गवर्नमेंट हो और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके, जो कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। इसमें कह रहे हैं कि इंडिया जो है ये क्वासी फेडरल है, जिसका मतलब होता है हाफ फेडरल, या फिर ये केवल फॉर्म में फेडरल है लेकिन इसका स्पिरिट यूनिटरी है। तो किस रीज़न की वजह से, किस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज एंड पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पे ना थोड़ा बहुत झुकाव सेंटर की तरफ है, इस वजह से इसको हम क्वासी फेडरल कह सकते हैं। फेडरल फीचर यहाँ पे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहला है डुअल पॉलिटी, यानी 2 लेवल की गवर्नमेंट हो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, डिवीज़न ऑफ पावर यहाँ पे मस्ट होता है फेडरलिज्म में, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाई कैमरलिज्म। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फेडरल फीचर होते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? यहाँ पे आपसे सिंपल लैंग्वेज में पूछा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है।
तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। यहाँ पे हम डीपीएसपी के कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को समझेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स को याद करने की जो ट्रिक है, इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे बहुत पहले अपलोड किया था और बहुत इफ़ेक्टिव है वो, आप इसको जाकर एक बार देख लीजिएगा। इसका सबसे पहला आर्टिकल होता है आर्टिकल 36, जहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 37 में दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट, यानी इस पार्ट में जो भी प्रिंसिपल दिए गए हैं उनके एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आर्टिकल 38 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये दिया गया है कि स्टेट जो है ये सोशल ऑर्डर को प्रमोट करेगा ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके। आर्टिकल 39 में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड देने की बात इसमें की गई है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा गया है। आर्टिकल 40 भी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। यहाँ 40 है तो ये ओ की तरह आपको दिख रहा होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स आर्टिकल 40 में बताया गया है। आर्टिकल 41 में है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, तो राइट टू वर्क यहाँ पे आएगा डीपीएसपी के अंदर में। आर्टिकल 42 में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए वर्क का, और मैटरनिटी लीव यहाँ पे दिया गया है, ये इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स आर्टिकल 43 में है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये 43A में दिया गया है। अगर आपसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पूछा जाए तो ये आर्टिकल 43B में है। इसके बाद यहाँ पे है आर्टिकल 44, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। आर्टिकल 45 में दिया गया है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, और उन बच्चों के लिए जिनकी एज 6 ईयर्स से कम है। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 46, इसमें भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, लेकिन SC, ST और वीकर सेक्शन के लिए। ये क्वेश्चन SSC CGL 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 45 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन दिया हुआ है उन बच्चों के लिए जिनकी एज 6 ईयर्स से कम है, और यहाँ पर भी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कहा गया है, लेकिन SC, ST और वीकर सेक्शन के लिए। आर्टिकल 47 में ये बताया गया है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेस करना है, ये काम है स्टेट गवर्नमेंट का, जिससे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव हो सके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48 में आएगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 48A, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। आर्टिकल 49 में दिया हुआ है कि नेशनल इम्पॉर्टेंस के जो भी मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 50 में बताया गया है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 में है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, ये वाली ट्रिक आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। 42nd अमेंडमेंट 1976 की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 DPSPs को ऐड किया गया था। ये क्वेश्चन भी CGL 2024 में पूछा गया है। तो आर्टिकल 39 को यहाँ पे ऐड किया गया, आर्टिकल 39A, इसके अलावा आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A। तो ये आर्टिकल्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एज पर दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का क्या मतलब है।
राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक फ़ोन और कंप्यूटर्स। फ़ोन और कंप्यूटर के द्वारा या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा अगर कोई इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया गया है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पे दिया गया है केवल वीडियो कॉल्स, यहाँ पे है टेलीफोन कॉन्वर्जेशन रिकॉर्डेड मैनुअली, यहाँ पे है वर्बल मैसेज। तो ये वाला जो है बेस्ट डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा इन इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया as discussed in debates surrounding Article 44 and Article 25। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे संवैधानिक दुविधा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने में, जैसा कि आर्टिकल 44 और आर्टिकल 25 में जो डिबेट डिस्कस किया गया था। इसके पहले हमने फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल को समझा है। वहाँ पे हमने देखा कि आर्टिकल 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है। तो अगर हम सबके लिए एक समान कानून बनाते हैं तो रिलीजियस फ्रीडम को कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत इन्फ्रिंज करेगा। तो यही दुविधा बनी हुई है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यूसीसी अलाइंस विथ आर्टिकल 44 बट मे बी सीन टू इन्फ्रिंज अपॉन रिलीजियस फ्रीडम अंडर आर्टिकल 25। यानी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के थोड़ा बहुत सिमिलर है, उससे अलाइन करता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत इन्फ्रिंज करता है आर्टिकल 25 को। यहाँ पे जेंडर बेस्ड पर्सनल लॉ को अलाउ करने की बात हुई है। यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी रिलीजियस लॉ को ख़त्म करके ये केवल इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सभी ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया डिवाइड्स पावर बिटवीन। यहाँ पे फिर से फेडरलिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया में जो फेडरलिज्म का सिस्टम है इसमें पावर किस में डिवाइड होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंटर एंड स्टेट के बीच में पावर डिवीज़न हो तो उसको हम फेडरल फीचर कहते हैं। Question number 68. The preamble to the Indian Constitution declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Which of these terms were added to the preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल भारत को सॉवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बताता है। इनमें से कौन सा टर्म ऐसा है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, सिस वर्ड को जोड़ा गया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, दो टर्म यहाँ पे दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सोशलिस्ट और सेक्युलर को इस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है, द कैलीग्राफी फॉर द हिंदी वर्जन वॉज डन बाई वसंत कृष्णन वैद्य, फॉर इंग्लिश बाई प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो इंग्लिश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसको किसने लिखा और हिंदी की कैलीग्राफी किसने की। तो यहाँ से याद रखिएगा, हिंदी की कैलीग्राफी वसंत कृष्णन वैद्य के द्वारा की गई थी और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश में इसको लिखा था। अगर हम बात करें डेकोरेशन की, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हैंड रिटन कॉपी था उसको डेकोरेट किया था नंदलाल बोस जी ने। ये बिहार के एक बहुत अच्छे पेंटर थे, इन्हीं के द्वारा इसको डेकोरेट किया गया। यहाँ से आप प्रियम्बल को देख भी सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens
जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कितने तरीके की जस्टिस की बात यहाँ पे हुई है, तो यहाँ से 3 जस्टिस की बात की गई है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो 5 टाइप्स की लिबर्टी की यहाँ बात हुई है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रैटर्निटी भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और लास्ट में यहाँ पे लिखा गया है कि इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया जाता है। तो ये डेट भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स टू स्टेट बाय द यूनियन गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर प्राइमरीली रिकमेंडेड बाय विच बॉडी। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जो भी स्टैट्यूटरी ग्रांट दिए जाते हैं स्टेट्स को यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ये किसके रिकमेंडेशन पे दिए जाते हैं। यहाँ से आर्टिकल भी आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइनेंस कमीशन के द्वारा इसको रिकमेंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो हमने सभी मेजर और माइनर कमेटी को पढ़ा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, BR अम्बेडकर जी। क्वेश्चन नंबर 71, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एंड गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा है जिसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं और इसमें फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी जाती है। तो ये तो हमने अभी कवर किया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और इसी में फंडामेंटल राइट्स को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1 है, गवर्नर इज स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। स्टेटमेंट 2 है, ही एक्ट्स सोलली ऑन काउंसिल्स एडवाइस। यहाँ पे कह रहे हैं कि गवर्नर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को स्टेट का हेड बताया गया है, जैसे हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि ये केवल और केवल काउंसिल के एडवाइस पर ही एक्ट करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल और केवल। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे सोलली लिखा हुआ है, इसकी वजह से सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। ये हमेशा काउंसिल के एडवाइस पे काम नहीं करते, कुछ इनके भी यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, इंडियाज़ इम्प्रूवमेंट इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज मोस्ट क्रिटिकली चैलेंज्ड बाय विच फैक्टर। अब यहाँ पे अगर आपने रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस का वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया था रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया का जो इम्प्रूवमेंट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, ये किस फैक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंज्ड है, यानी कि हम उसी फैक्टर की वजह से इसमें जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं ला पा रहे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लो जुडिशियल डिलीवरी है यहाँ पर, इस वजह से इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में ये देखा जाता है कि किसी भी कंट्री में सिटीज़न को कितने राइट्स मिले हुए हैं, कितनी ज़्यादा उनको सेफ्टी सिक्योरिटी मिली है, जस्टिस सिस्टम कैसा है, जस्टिस वहाँ पे जल्दी मिलता है या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो इंडिया में जुडिशियल सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से इम्प्रूवमेंट भी यहाँ पे थोड़ा सा कम है। इसका अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर भी इन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूछा है। क्वेश्चन है यहाँ पर, अंडर सेक्शन 25(1) ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, व्हाट मे द कोर्ट डू व्हेन ए पर्सन इज कन्विक्टेड इन वन ट्रायल फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के
सेक्शन 25(1) के अनुसार अगर कोई मल्टीपल ऑफेंसेस के लिए कन्विक्टेड है तो कोर्ट क्या कर सकता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मे इम्पोज पनिशमेंट टू रन ईदर कंकरेंटली और कंसिक्यूटिवली एज अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे अगर किसी ने बहुत सारे क्राइम किए हैं तो उसकी सज़ा एक साथ भी दी जा सकती है, यानी कंकरेंटली, या फिर कंसिक्यूटिवली, यानी एक ऑफेंस की सज़ा ख़त्म होने के बाद दूसरे ऑफेंस की सज़ा दी जाएगी। तो ये कोर्ट चूज़ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 75, द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेजिड्यूअरी सब्जेक्ट मैटर्स नॉट इन्यूमरेटेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट रेस्ट्स एक्सक्लूसिवली विथ। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जो सब्जेक्ट तीनों लिस्ट में नहीं आते उसको हम रेजिड्यूअरी सब्जेक्ट कहते हैं। इस पे किसके पास पावर है लॉ बनाने का? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल और केवल पार्लियामेंट ही रेजिड्यूअरी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूली क्रिएटेड स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आफ्टर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे उनमें से कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ को ईयर 2000 में बनाया गया। यहाँ पे स्टेट और उसका फॉर्मेशन ईयर दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले आंध्र प्रदेश है 1953 में, इसके अलावा 1950 में असम है, बिहार है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो ये सब आप ग्रुपिंग करके पढ़ेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। नीचे वाले यहाँ पे जो स्टेट हैं इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को ईयर 2000 में बनाया गया, तेलंगाना को 2014 में, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को 2019 में। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर, अरेंज द फंडामेंटल राइट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को वैसे ही अरेंज करना है जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे आता है राइट टू इक्वलिटी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट टू इक्वलिटी के बाद राइट टू फ्रीडम है, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, उसके बाद यहाँ पे आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच डज द हैप्पीनेस इंडेक्स इनकरेज इन गवर्नेंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स से किस तरीके का अप्रोच यहाँ पे इनकरेज किया जाता है गवर्नेंस के लिए। इसका मतलब ये है कि जब हैप्पीनेस इंडेक्स को देखा जाता है तो किस तरीके की गवर्नेंस वहाँ से प्रेरित होती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच इनका होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा जेनरोसिटी, काइंडनेस, हेल्थ, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच यहाँ पे अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द होम मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पहले होम मिनिस्टर कौन थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट डज एस जयशंकर रिप्रेजेंट इन द राज्यसभा। तो एस जयशंकर राज्यसभा में किस इंडियन स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 81, विच एक्ट रिप्लेसेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 को किस एक्ट के द्वारा रिप्लेस किया गया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के द्वारा। तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि जो इंडियन पीनल कोड था IPC,
1860 का, इसको रिप्लेस किया गया भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 के द्वारा। इसमें टोटल 356 सेक्शन हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि CRPC जो है, इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के द्वारा रिप्लेस किया। इसमें 533 सेक्शन हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो था, इसको भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के द्वारा रिप्लेस किया गया। इसमें 170 सेक्शन हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इनिशियली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स डिड इट ओरिजिनली कंटेन? जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो इसमें कितने आर्टिकल और कितने स्केड्यूल्स थे? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 395 आर्टिकल्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे। लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोविज़न फॉर ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर इज मेंशन्ड इन विच स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे करेंगे, क्योंकि इसको हमने बहुत बार पढ़ लिया है। ओथ एंड अफर्मेशन किस स्केड्यूल में आता है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने इसको लास्ट तक देखा है या फिर नहीं। ये था पॉलिटी के क्वेश्चंस का पार्ट 2। इसमें टोटल 83 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने इसको लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।